अपने लिए एक जोरदार अप्लॉज करना। रीजन चाहिए पहले, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के लाया गया होगा कि प्लीज मैडम, प्लीज सर, आज चलिए। अगर आज आपको अच्छा नहीं लगा, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपको अगले इवेंट पे आना है कि नहीं आना। यस और नो? यस और नो? तो जो लोग ऐसे आए हैं, पहले वो अपने लिए अप्लॉज कर दे, और जो लोग खुद ब खुद आए हैं वो अपने लिए जबरदस्त अप्लॉज करें। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी अपलाइन का कॉल नहीं आया कि आपको आज के इवेंट पे आना है, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप इस स्टेज पे खड़े होके अपनी कहानी लोगों को सुनाएंगे और लोग आपके लिए बहुत सारी तालियां मारेंगे। तो अपने लिए अप्लॉज करिए। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं। नाम समृति ओबराय है और डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी जो है वो 2015 में शुरू हुई। वेस्टीज में हम लोग 2019 में आए और वेस्टीज में अभी इस टाइम पे क्राउन डायरेक्टर लेवल है। मेरी मास्टर्स फैशन डिजाइनिंग में हुई। मैं पंजाब के लुधियाना के शहर में रहती हूँ और वेस्टीज के साथ साथ जो मेरे पास्ट करियर है, मैं लेक्चरर की जॉब भी कर चुकी हूँ और एंकर भी रह चुकी हूँ। पंजाबी चैनल पे मैं न्यूज़ एंकर भी थी। मैंने 2 शोज़ भी होस्ट किए जिनके 50+ एपिसोड्स किए हुए हैं और उसी के साथ ही मैं मॉडल भी हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ। तो ये सब चीज़ें करने के बावजूद वेस्टीज क्यों? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। तो चलिए आपके सवाल का जवाब धीरे धीरे देते जाते हैं। सो जर्नी आप सुनने आए हो समृति ओबराय की, पर समृति ओबराय को सुनाने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। क्या आप लोग मिलना चाहते हैं? क्या मिलना चाहते हैं? तो मिलिए समृति तिवारी से। ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि शादी से पहले उनके पास जो सरनेम होता है वो उनके पेरेंट्स का होता है और शादी के बाद जो सरनेम होता है उनके ससुराल वालों का होता है। तो जैसे हम सुनते भी हैं कि लड़कियों का कोई अपना घर नहीं होता, लड़कियों का कोई अपना सरनेम नहीं होता, तो हम लोग इसको चैलेंज भी ले सकते हैं कि हमारे में इतनी पावर है कि हम खुद का घर खुद बना सकते हैं। जो हमारे से रिलेट करता है, हमारे से जाना जाता है। सो जन्म मेरा हुआ पठानकोट के पास एक छोटे से गांव में। अगर आप लोग वैष्णो देवी गए हैं, कितने लोग गए वैष्णो देवी अभी तक? तो अगर आप कभी वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां रास्ते में पठानकोट आएगा, उसके पास एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ तो मुझे अभी तो उस वक्त तो नहीं पता था, बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको पता चलता जाता है कि आपकी फैमिली में क्या क्या चीज़ें रही हैं। और जब जन्म हुआ तो मेरे से बड़ा मेरा भाई, मेरे से 5 साल बड़ा, मेरी बहन मेरे से 3 साल बड़ी। मैं मेरे पेरेंट्स की तीसरी बच्ची थी और मुझे पता चला था कि जब मेरी मम्मा मेरे टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो उनको यही उम्मीद थी कि पहला लड़का हुआ फिर लड़की हुई तो इस बार भी लड़का ही होगा। तो वो पूरी उम्मीदें लगा के बैठे थे। उनको लड़की नहीं चाहिए थी, उनको लड़का ही चाहिए था। और मतलब बचपन से ही रिजेक्शन, माँ के पेट से ही रिजेक्शन। और हम लोग मीटिंग में जाते हैं, गेस्ट बोल देता है कि हमें आपका काम पसंद नहीं आया, हम नहीं करेंगे। तो हम अपलाइन के पास रोने चले जाते हैं, सर मैं नहीं काम करूँगा, मेरी तो बेइज्जती होगी। मेरी बेइज्जती तो माँ के पेट में ही होगी। बट मैंने चैलेंज लिया कि कुछ तो ऐसा करूँगी कि अगर जन्म देने वालों ने सोचा कि हमें लड़की नहीं लड़का चाहिए, कुछ तो मुझे भी बड़ा मेरी लाइफ में करना पड़ेगा अपनी पहचान बनाने के लिए। कि मेरे पेरेंट्स को मैं नहीं चाहिए थी, कुछ तो एक तलवार बचपन से थी कि साबित करना है कि बेटी पैदा करके उन्होंने गलती नहीं की। और जैसे जैसे बड़ी होती गई बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस देखा। घर में भाई को देखा, मम्मा ने उनको भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाया और हमें गाँव के गंदे से स्कूल में मेरी और मेरी बहन को हमें मतलब सिंपल से स्कूल में। और बहुत सारी चीज़ों में भेदभाव देखा है घर पे। मेरी मम्मी हमेशा खाने वाली ज़्यादा चीज़ों का पोर्शन जो एक होता है वो मेरे भाई के लिए ज़्यादा रखती थी और मेरी और मेरे बहन को कहती थी कि उसके लिए ज़्यादा रखेंगे, मतलब उसके लिए ज़्यादा है, तुम लोगों को जो दिया अपना अपना खा लो। जब मैं पैदा हुई थी तो हमारे रिश्तेदार में मेरी मासी आई पेपर तैयार करके, कहती थी कि लड़की हमें दे दो, आपके पास एक है, एक मुझे दे दो। और आई एम रियली थैंकफुल टू माई डैड। अपने पापा के लिए एक बार अप्लॉज चाहूँगी कि उन्होंने मुझे किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, अगर दूसरी बेटी है तो मेरी ही है, मेरे घर पे ही रहेगी, यहीं पे बड़ी होगी। जैसे जैसे बड़ी होती है मैंने ये चीज़ फील की कि दूसरी बेटी होना जुल्म नहीं है इस दुनिया में ना।
बेटी होना ही जरूर है। एग्री करते ये सर नो? सो बहुत सारी चीजें फेस की और इसी के साथ साथ एक चैलेंज और था जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग भी रिलेट करते होंगे। फादर मेरे प्राइवेट जॉब करते थे और सैलरी आता था, आने से पहले डिसाइडेड होता था कि कहाँ कहाँ लग जाए। ज़रूरतें भी नहीं पूरी होती थी और इस महीने की ज़रूरतें अगले महीने में चली जाती थी। बहुत सारे खर्चे हर घर में होते हैं। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में एक कमरा मिला है, आप देख सकते हैं फोटोज मेरी। तो मैं बरामदे में बैठी हुई हूँ। ऐसे कच्ची गलियाँ थी, कच्चे घर में थे जहाँ पे वो जो लकड़ियों के ऐसे, हमारे पंजाबी में उसको बाले बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपकी क्या बोलते हैं। तो वैसा घर था। बारिश आती थी तो टिप टिप आता भी था, कई बार टिप टिप पानी आता था और मम्मी नीचे बर्तन भी रखती थी। तो ऐसा घर था मेरा उस टाइम पे। तो बचपन से मैं बड़ी जिद्दी टाइप थी कि मुझे लाइफ में बड़ा बनना है, अमीर बनना है। क्योंकि रिश्तेदारों में के घरों में जाते थे तो किन लोगों का ज्यादा सम्मान होता था। अगर किसी शादी में जाते हैं तो जिनका शगुन का लिफाफा भारी है उन्हीं को भारी सम्मान मिलता है, और जिनके शगुन के लिफाफे का पता भी नहीं चलता कि पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, उनका किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि वो शादी में आए हैं कि नहीं आए। ये सो नो? ऐसा ही होता है सब जगह पे। सो बचपन से ही था कि अमीर बनना है, बड़े बनना है, पर पता नहीं था कैसे बन सकते हैं। आप लोग बहुत लकी हो जिन लोगों को यंग एज में वेस्टीज मिल गई। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत टाइम लग गया वेस्टीज को अपनी लाइफ में, मतलब वेस्टीज तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग गया। मैंने मेरे पापा को बोलना शुरू करा, मुझे नहीं पता था कैसे अमीर बनते हैं। मैंने मेरे पापा को बोलना शुरू करा कि मुझे अमीर बनना है, कैसे बनूं। तो मेरे आसपास सारे लोग जॉब कर रहे थे, जितने भी लोग थे वो जॉब कर रहे थे, और जो ज्यादा अमीर थे, ज्यादा पैसे कमा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे। और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कैपिटल। तो वही तो नहीं था, वही कमाना था। तो मैंने मेरे पापा को बोलना शुरू कर दिया। मैं टीवी देखती थी बहुत ज्यादा, मैंने बोलना शुरू कर दिया मैं टीवी पे आऊंगी। अवार्ड फंक्शंस देखती थी कैसे लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कैसे फोटोग्राफ ले रहे हैं। मतलब मैं कहती थी कि मुझे टीवी पे आना है। बाकी सारे हंसते थे, सारे, सिर्फ मेरे पापा नहीं हंसते। वो कहते थे कोई बात। मेरी मम्मी कहते थे कैसे उल्टे सीधे सपने इसको दिखा रहे हो, लड़की है, कल को दूसरे घर में जाना है, घर के काम करने जैसे मैं करती हूँ। ऐसे ही बोलती है हमारी मम्मियाँ, ये सब नो, इसको सब कुछ आना चाहिए। मुझे बोलती थी सब कुछ सीख ले। मैं कहती होती थी नहीं, मेरे घर में नौकर चाकर होंगे, मैं बड़ी बनूंगी, मैं बहुत अमीर बनूंगी, लोग मेरे को जानेंगे, मुझे नेम फेम पैसा तीनों मिलेगा। ये बचपन से ही मैं अपने बारे में सोचती थी। आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये बहुत मैटर करता है। आप अपने आप को क्या बोलते हो, क्योंकि आपकी जुबान के पास सबसे ज्यादा क्या है? आप ही का। तो जो बात हम बोलते हैं वो खुद को सबसे पहले सुनती है, वो सबसे पहले हमारे दिल में जाती है, वो सबसे पहले हमारे दिमाग में जाती है, वो सबसे पहले हम विजुलाइज करते हैं। अगर हम नेगेटिव में बोलते हैं तो वो हमारे सामने एक पिक्चर बन जाता है, अगर हम पॉजिटिव में बोलते हैं तो वो हमारे सामने एक पिक्चर बन जाता है। तो मैंने विजुलाइज किया खुद को, मैंने देखती थी और मेरे पापा कहते थे बन जाएगी तू। मुझे नहीं पता था कैसे आते हैं टीवी पे गाँव में रहने वाली लड़की, जहाँ पे लोग शायद अपने लड़कियों को शहर पढ़ने भी नहीं भेजते थे। मैंने कॉलेज शुरू किया, उसके बाद मेरे को शहर भेजा गया पढ़ने के लिए, और मेरे कॉलेज में ब्यूटी पेजेंट वाले आए। वहाँ पे मैंने, हमारे एक ब्यूटी पेजेंट है पंजाबी चैनल में, मिस केटीसी पंजाबी, उसमें मैंने सबसे पहला टैग लिया, न्यूज़ एंकर बनी साथ साथ में। ये सब चीज़ें मैंने मेरी पढ़ाई के साथ साथ की। पढ़ाई के साथ साथ क्यों की? क्योंकि लाइफ ईजी नहीं थी। एक कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी रही उस टाइम पे। हमारे वहाँ पे एक वूल कंपनी है, शायद आपके कोलकाता में भी वो आती होगी, गंगा एग्रो वूल, और काफ़ी सारे और शूट्स मैंने किए। बट बहुत सारी चीज़ें फेस साथ साथ में चल रही थी। और सबसे पहला, जैसे बड़ी हुई, भाई भी, उसकी जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्ची हो गई उसको भी, मैं भी कॉलेज जाने शुरू हो गई। साथ में एक दिन एक ऐसा आया कि मेरे पापा की बाईपास सर्जरी, पापा को हार्ट अटैक आ गया, बहुत ज़्यादा उनको पेन था और हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मेरे भाई ने मेरे से पूछा, मेरे पापा की आदत थी वो ज़्यादातर पैसे मुझे देते थे, क्योंकि मेरे से पहले मेरी बड़ी बहन को पकड़ाते थे, उसकी शादी होगी तो मुझे पकड़ाते थे। तो मेरे भाई ने पूछा घर में पैसा कितना है, उनको इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 2000 है इस वक्त।
और आपको पता है बाईपास सर्जरी में कितने पैसे लगते हैं? बहुत सारा पैसा लग जाता है। और ये मैं बात कर रही हूँ 2011-12 की। और मुझे नहीं पता, उसी वक्त इमरजेंसी में पापा को एडमिट कराया, भाई ने कैसे पापा का ऑपरेशन कराया मुझे नहीं पता, रिश्तेदारों से लिए, बैंक से लिए, कैसे करके भी उसने वैसे लिए और ऑपरेशन हो गया। पापा घर पे आ गए, पापा की जॉब बंद, सिर्फ भाई काम कर रहा था। मेरी मास्टर्स का टाइम था उस टाइम पे, और मैंने मेरे भाई को बोला मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं मास्टर्स रहने देती हूँ और मैं जॉब करना शुरू कर देती हूँ। फिर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, अगर तू जॉब छोड़ेगी, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी तो कल को तुझे बड़ी जॉब कैसे लगेगी? क्योंकि हमारी फैमिलीज में ऐसे ही कहते हैं ना, 12th कर लो अच्छी नौकरी लग जाएगी, 12th हो जाती फिर कहते ग्रेजुएशन कर लो अच्छी नौकरी लग जाएगी, जब ग्रेजुएशन हो जाती कहते मास्टर्स कर लो अच्छी नौकरी लग जाएगी, और लड़कों को कहते जब अच्छी नौकरी लग जाएगी तो अच्छी शौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे भाई ने मुझे कहा कि नहीं तुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अच्छी जॉब लगेगी तो अच्छा पैसा घर पे आएगा, घर पे हेल्प होगी। आपको पता है, मुझे नहीं पता आपकी पढ़ाई कैसे हुई, बट मेरी पढ़ाई मेरी भाभी के गहने सेल करके हुई। उस लड़की की शादी को सिर्फ 3-4 महीने हुए थे, वो गहने सेल करने पड़े, उन्होंने खुद दिए, सेल किए, पढ़ाई शुरू हुई। मन में था कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये गहने सेल करके पढ़ाई है। मैं पहले से ही बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, टॉपर थी यूनिवर्सिटी की, बट पढ़ाई के साथ साथ मैंने 2 जॉब्स करना शुरू करी। पहले मैं एंकर की जॉब की मैंने, और जैसे जैसे मेरी पढ़ाई खत्म हुई उसके बाद शादी का टाइम हर लड़की की लाइफ में आता है। जो मेरी एंकर की जॉब थी वो मैं मेरे घर से दूर जलंधर में, अगर आप लोगों ने सुना होगा पंजाब का, तो वहाँ भी जॉब कर रही थी उस टाइम पे। और शादी का टाइम आने वाला था तो 2014 में मेरी इंगेजमेंट हुई, और इंगेजमेंट के बाद मुझे था मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, तो मैंने लेक्चरर की जॉब करना शुरू। और मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने रह गए थे, सिर्फ 6 महीने रह गए थे। और मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा, मेरी भाभी और मेरे भाई की बहुत लड़ाइयाँ होने लग गई। पता चला भाभी से कि बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करने लग गया। घर का माहौल बहुत ख़राब। छोटी सी मेरी भतीजी भी आ चुकी थी तब तक, बहुत छोटी सी प्यारी सी, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मेरे पापा मुझे कहते तेरी शादी है 6 महीने के बाद, ये हमारे घर पे जो इतनी लड़ाइयाँ हैं इसको ख़त्म कर, इसको कैसे ख़त्म करेंगे। हमने मेरे भाई को बिठाया, पता चला भाई से कि हम लोग 20 लाख कर्जे में हैं, और मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने रह गए, और मेरा भाई एकदम डिप्रेशन में, इवन इतना डिप्रेशन में कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। वो घर से चला गया, फ़ोन किया उसने मुझे कि सुसाइड नोट छोड़ के गया कि वहाँ पे मैंने मेरा भी कुछ रखा है, उसको पढ़ ले। वो मैंने देखा, मुझे पता चला। और उन दिनों में नवरात्रि के दिन चल रहे थे, और हमारे घर में हम लोग पूजा कर रहे थे, भजन गा रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि तू कहाँ पे है? उसे बताया इस जगह पे हूँ और ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा जहाँ पे भी है ना वापस आ जा, और अगर तुझे मरना है कोई बात नहीं, तू वहाँ पे मर जा। मैं और जितने लोग घर पे हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी भतीजी और मेरी भाभी और मैं, हम सब लोग भी यहाँ पे जहर खा लेते हैं, तू वहाँ पे मर जा, इनको मैं यहाँ मार देती हूँ। क्योंकि मैंने बोला अगर तू मर गया ना तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। लोग कहेंगे कि तेरी बेटी को बोलेंगे इसका बाप कायर था, इसका बाप डरपोक था और चला गया। यहाँ तो सारे मरते हैं या सारे जीते और फेस करते हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स आए हैं ना, सबकी लाइफ में आते हैं। कोई है यहाँ पे? यस और नो? यस। सबकी लाइफ में आते हैं, किसी भी आते हैं। और उस वक्त मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग की एंट्री हुई। वो कैसे हुई? जिनसे मेरी शादी होने वाली थी, मेरी लव मैरिज थी, और वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे। स्टूडेंट एज में ही स्टार्ट कर दिया था। मेरे पापा ने मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों के पास जाके पैसे मांगे, मेरी बेटी की शादी है, पैसे दे दीजिए, हमारे घर में लोग पैसे मांगने आ रहे हैं। मेरा भाई का फ़ोन मेरे पास था, लोग गंदी गंदी गालियाँ देते थे फ़ोन पे कि या तो घर खाली कर दो या फिर हमारे पैसे दे दो। तो मैं सबसे बात करती थी, हम दे देंगे पैसे, कैसे भी अरेंज करेंगे। किसी रिश्तेदार ने मदद नहीं की, कोई भी। जिन रिश्तेदारों के पीछे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे मामा ने मना कर दिया, मैं वेस्टेज नहीं ज्वाइन करूँगा, मेरी बुआ ने बोल दिया ये काम हमारे घर की लड़कियाँ नहीं करती हैं, ये काम हमारे घर के बच्चे नहीं करते हैं, मेरे तो कोई बुआ मामा ऐसा कोई काम में नहीं है।
सबकी लाइफ में टफ टाइम आता है, उस टाइम पे टेस्टिंग होती है, उस टाइम पे पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, करवा चौथ का दिन था, कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे परिवार को इस वक्त मेरे आपसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। हमारी शादी ही नहीं हो सकती, मेरे घर वालों के पास कुछ भी नहीं है, वो आपको कुछ नहीं दे सकते, उल्टा आप पे बोझ बन जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं हो सकता। वो अपनी मदर के साथ मेरे घर पे आए, उन लोगों ने हमारी कुछ पैसे दे के मदद भी की। मेरी फैमिली में लोग बड़ी बड़ी जॉब्स पे थे, किसी से 1000 रुपया नहीं निकला। और जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी एजुकेशन, ऐसी टीचिंग्स, ऐसा जज्बा और किसी दूसरे बंदे की मदद करना, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पैसा कमाना नहीं सिखाते, यस और नो? हम लोगों को इंसानियत भी सिखाते हैं। हम लोगों को अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है ना, उसका हाथ पकड़ के उससे निकालना भी सिखाते हैं। तो उस वक्त जब कोई नहीं आया तो वो इंसान हमारी लाइफ में आया और मुझे और मेरी फैमिली को उस प्रॉब्लम से बचाया। और मेरी शादी में मेरे मदर इन लॉ, उनके लिए अप्लॉज चाहूँगी, उन्होंने सारा खर्चा किया, मेरी शादी हुई। मेरी फैमिली में ऐसी किसी की शादी नहीं हुई। मेरे हस्बैंड के लिए अप्लॉज चाहूँगी, जसदीप सिंह ओबराय जी के लिए। शादी तो हो गई। एक लड़की अगर महलों में भी रहती हो ना, अगर उसके माँ बाप खुश नहीं है ना, उसको चैन नहीं आता। फीमेल्स एग्री करेंगी, यस और नो? आप अपने घर पे मखमल की चादर पे भी सोते हो ना, तब भी आपको वो कांटों जैसी छुपती है अगर आपकी फैमिली खुश नहीं है। मेरी शादी हुई, पापा ने फिर से कुछ लोगों से पैसे मांगे, क्योंकि कुछ तो कुछ दे के भेजना था ना बेटी को। हर बाप का सपना होता है ना कुछ अपनी बेटी को दूं। तो उन्होंने भी कुछ गहनों कपड़ों के लिए दोबारा से लोगों से पैसे ले लिए और शादी करके दूसरे घर में भेज दिया, पर उनके चैलेंजेस वहीं खड़े थे। और इसी के साथ साथ मेरी मीडिया लाइन की जर्नी भी चलती गई। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करना शुरू किया। मैं मिसेस पंजाब बन गई और मिसेस पंजाब की मैं आज ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, उसको जज भी कर रही हूँ। और पंजाब में बहुत सारे टैलेंट शोज को मैं जज करती हूँ। बट सब चीज़ें कर रही थी, पर मेरा ध्यान मेरे फैमिली की तरफ, कि उनको चैन की नींद आ रही है। कई बार ऐसा होता था, घर में मेरी भतीजी का नाम परी है, उसके दूध में डालने के लिए चीनी भी नहीं होती थी। बहुत बार राशन डलवाया और मेरे पापा हाथ जोड़ के मेरे आगे रोते थे कि आज मुझे वो दिन याद आता है जब हम दिन रात प्रे करते थे कि हमें दूसरा भी लड़का ही हो। आज अगर तू नहीं होती, शायद आज हम में से कोई भी जिंदा ना होता। उनको अपनी, मुझे नहीं पता उनको क्या फील, पर मैं वो सुनने के लिए तरसती थी, क्योंकि मैंने बचपन से लोगों को अफसोस करते देखा कि आपकी 2 बेटियां हैं, आप बेचारे हो, आपकी 2 बेटियां। पर मैंने उस चीज़ को चैलेंज लिया था कि इस बेचारी के टैग को ना इतना बड़ा बनाना है ना कि लोग बेटियों को मेरी तरफ देख के बोले कि बेटा नहीं, हमारे घर में बेटी ही आनी चाहिए, क्योंकि बेटियां भी अच्छी होती हैं, यस और नो? सो मिसेस पंजाब के बाद मिसेस इंडिया भी मैंने जज किया, मिसेस इंडिया को जज किया। और वो दिन आया जिस दिन आज जो मैं जिस स्टेज पे खड़ी हूँ, वेस्टीज हमारी लाइफ में आई। और वेस्टीज से पहले हम जिस कंपनी में थे, वो कंपनी 2019 अप्रैल में बंद हो गई, ताला लग गया उसको। और जब ताला लगा तो हमने 6 महीने का वेट किया। हमें बहुत सारे लोगों ने बोला खुल जाएगी, बट कहाँ खुलती जब एक बार ताला लग जाता है, यस और नो? सो हमने 6 महीने का वेट भी किया, हमने सर्च भी किया किस कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पहले थे वहाँ 17,000 का पैकेज बेचते थे और 17,000 में लोगों को क्या देते थे, सिर्फ हवा। उनका 17,000 आया और हवा दी, हवा कहीं गई उनको पता भी नहीं चला। सो 17,000 का पैकेज वहाँ बेचते थे और 6 महीने वेट किया, सर्च किया और हम उस कंपनी में जाना चाहते थे जहाँ पे अगर कोई बंदा 100 रुपया भी लगाए ना, उसको उसका वैल्यू मनी मिलना चाहिए। पुरानी कंपनी में भी 70 से लेके 80 लाख रुपया कमाया वहाँ पे। और वेस्टीज में जब आए तो पूरी टीम को 6 महीने की सर्च करने को बोला और वेस्टीज को ही हम लोगों ने बेस्ट पाया, वेस्टीज में स्टार्ट किया। और क्राउन डायरेक्टर हमने अपना पहले साल में अचीव किया। वेस्टीज को ज्वाइन करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। पहले 3 चेक जो वेस्टीज के थे, उस लगभग 3.5 लाख रुपया हम लोगों ने वेस्टीज से कमाया। और अगेन चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे,
मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मैम, मेरी लाइफ में ही क्यों सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं? मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं, चैलेंजेस किसकी लाइफ में है? किसकी लाइफ में नहीं है? जानना चाहते हो? आवाज नहीं आई। जो लोग ना शमशान घाट में हैं, जो लोग सो चुके हैं, उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है। चेक करिए, सांस चल रही है? चेक करिए जल्दी जल्दी। अगर सांस चल रही है ना तो चैलेंजेस आएंगे, जो आ चुके हैं उससे भी बड़े बड़े आएंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता था वेस्टीज में आए और चैलेंजेस ना आए? और अभी मैं थोड़ा सा मेरी इन-लॉज फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी इन-लॉज फैमिली सारी कनाडा में रहती है। हमारे पंजाब में बड़ा ट्रेंड है इंटरनेशनल अब्रॉड जाने का। तो मेरे ससुराल वाले, इवन मेरी मदर इन लॉ भी 6 मंथ कनाडा में रहती है, 6 मंथ इंडिया में रहती है, कई बार पूरा साल भी रहती है वहाँ पे। मेरे ब्रदर इन लॉ वहाँ रहते हैं। मतलब आपको हमारी फैमिली में कोई यूथ नहीं दिखेगा, मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा आपको 2-4 बुजुर्ग लोग दिख जाएंगे, पर कोई यूथ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे घर में बड़ा ट्रेंड है कनाडा जाना। जब मेरी शादी हुई थी सब लोग कहते थे कि जब मैं आऊँगी शादी करके तो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लूँगी, इसको कनाडा भेज देंगे और फिर पीछे पीछे वो भी आ जाएगा। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे इवेंट दिखा दिया। मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मेरे परिवार की मदद कर दी, तो मैं कैसे चली जाती। सो कनाडा का बहुत प्रेशर आया। वेस्टीज में आए, उन्होंने बोला पहली कंपनी आप लोग कर लिया आपने, कुछ नहीं हुआ, कंपनी बंद हो गई, अब दोबारा से नई कंपनी कर रहे हो, आप लोग कनाडा आ जाओ। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, जिनके साथ ये जर्नी शुरू की थी उनको ऐसे बीच में छोड़ के नहीं आ सकते। हमारा तो कनाडा आके बन जाएगा। जो टीम, जिनके पेरेंट्स हमारी तरफ देखते हैं कि हमारा बच्चा आपके साथ काम कर रहा है, इसका एक ना एक दिन पक्का कुछ ना कुछ बन जाएगा। हमारा तो बन जाएगा, उनका क्या बनेगा? सारी जिंदगी हम लोग रोते रहेंगे, उनको याद कर करके उनकी बद्दुआ लग जाएगी हम लोगों को कि खुद का तो बना के हमें लटका के रखा था। सो वेस्टीज में अपनी जर्नी स्टार्ट की हम लोगों ने। बहुत सारी रिजेक्शंस आई फैमिली में, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोग 40,000 तक नहीं कमाओगे। फॉलोअप करने कई बार जाते हैं, आप लोग भी जाते हो सर? नो। कई बार किसी ने दरवाजा बंद किया आपके मुंह पे? हमारे मुंह पे भी दरवाजा बंद। अंदर से आवाज आई, बोल दो घर पे नहीं है। कई बार किसी के घर में फॉलोअप करने जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आधी सीढ़ियां चढ़ गए, ऊपर से आंटी की आवाज आती है जो घर के बाहर वाला कमरा है ना, इनको वहां बिठाओ। और फिर हमने भी कसम खाई, बाहर वाले कमरे में बैठ के ऐसा फॉलोअप किया, ऐसा फॉलोअप किया, 15,000 की परचेजिंग करवाई और उनके घर में समोसे भी खाए। सो रिजेक्शन आएंगी लाइफ में, बहुत सारे लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, गेस्ट भी नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी नहीं करेंगे। मायने ये रखता है आप खुद पे कितना विश्वास करते हो। आप अपने आप को आज उस चेयर पे बैठे हो, क्या आप अपने आप को स्टेज पे देख पा रहे हो? यस और नो? अगर आप अपने आप को स्टेज पे देख पा रहे हो ना, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये माइक आपके हाथ में होगा और लोग आपके लिए तालियां लगाएंगे। सो इसी के साथ साथ मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर भी चल ही रही थी साथ साथ में, वो नहीं बंद हो रही थी। मेरा भाई और मेरे भाई का दारू पीना और मेरे पापा, मैं मिसेस पंजाब बनी और मेरे पापा 13 दिन के बाद इस दुनिया से चले गए। बहुत सारी चीजें मैंने, और जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई, मैंने उस दिन अपने भाई को जब गले लगाया, उसने उस दिन भी बहुत ज्यादा दारू पी हुई थी। तो एकदम से मेरे को एहसास हुआ कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी फैमिली कैसे रहेगी। और जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज मैंने एक घर नहीं चलाया, वेस्टीज की वजह से 2 घर चलाए। मैंने मेरे भाई को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा, 6 महीने के लिए उसकी वहां पे फीस भी दी, अपनी भतीजी के स्कूल की फीस भी दी, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज। लोगों को एक घर चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इक्वली ही निभा पाई। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो सबकी लाइफ में आती है, अपलाइन का जाना और डाउनलाइन का जाना। जो लोग हमें पुरानी कंपनी से इस कंपनी में लेके आए थे, जिस इंसान से पहली मीटिंग की थी, वो भी जा चुके हैं।
और जो जिस अपलाइन के साथ इस कंपनी में आए थे वो भी जा चुके हैं। पर हम किसको देख के आए थे वेस्टीज में? हमने तो अपलाइन को नहीं देखा, ना जो लेके आई थी, ना जो लेके आने के लिए इनवाइट करने आई थी। हमने किसको देखा? हमने देखा मैनेजमेंट को, हमने देखा मैनेजमेंट के विजन को, हमने देखा वेस्टीज कितने लोगों के लिए किस तरह कैसे कैसे करके काम करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लेके आ रही है। हमने अपलाइन के लिए नहीं ज्वाइन किया, हमने अपने सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए ज्वाइन किया। है कोई यहाँ पे जिसने अपलाइन के लिए ज्वाइन किया? तो फिर क्यों जब अपलाइन जाती है हम लोग कहते हैं कि अपलाइन चलेगी मैं भी नहीं काम करूंगा, या आंखें बंद करके जहां अपलाइन जा रही है उसके पीछे बिना जाने पहचाने मैं भाग जाऊंगा उसके साथ ही। मेरी डाउनलाइन काम नहीं करी, मेरी डाउनलाइन चली गई। मैंने बचपन डायरेक्ट सेलिंग के बचपन में एक चीज सीखी थी, जिनको नए नहीं बनाने आते उन्हीं को जाने वालों का डर होता है। सो अगर आपको नए बनाने आते हैं, ऊपर से कौन गया नीचे से कौन गया फर्क ही नहीं पड़ता। वेस्टीज मैनेजमेंट तो है ना? यस और नो? सो वेस्टीज, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि मैम आप एक्ट्रेस हो, आप एक्टिंग लाइन में भी काम करते हो, वेस्टीज क्यों करते हो? कोविड आया सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी आया। कहीं ना कहीं पहले थोड़ी सी अकड़ रहती थी कि मैं एक्टिंग लाइन में काम करती हूँ, एक्ट्रेस हूँ, कुछ अलग है मेरे पास। पर असली चश्मा तब उतरा जब कोविड आया, जब मैंने देखा बहुत सारे एक्टर्स ने सुसाइड किया, मैंने देखा बहुत सारे डायरेक्टर्स ने सुसाइड किए, क्योंकि फिल्में बनेंगी नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। और उस वक्त मैं भी मेरे घर वालों के साथ घर पे बंद थी। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लॉस हुआ। हौजरी वाले हमारे लुधियाना में दुनिया भर का हौजरी बनता है, लोगों की फैक्ट्रीज बंद, आज तक भी नहीं संभले। हमारे सर्कल में कितने सारे लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज थी, आज तक नहीं संभले। मेरा चश्मा अच्छे से उतरा, वेस्टीज पे भरोसा और बढ़ गया, क्योंकि घर बैठे बैठे ही हाईएस्ट पे आउट लॉकडाउन के दिनों में ही है। किया क्या? बस लैपटॉप पे बैठ के वेस्टीज सिस्टम ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया लॉकडाउन में, घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन मीटिंग्स मिली, घर पे बैठे बैठे हर तरह की ट्रेनिंग मिली। मैनेजमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया कि सब कुछ घर बैठे बैठे मिला, प्रोडक्ट भी घर बैठे बैठे मिला और चेक भी घर बैठे बैठे मिला। सबको मिला? यस और नो? मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि तब कोविड आया था, कल को कोविड से बड़ी चीज भी आ सकती है। यस और नो? क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? जो भी आपके घर में इस वक्त काम चल रहा है, आप सोचिए अगर वो बंद हो जाए, पापा कमा रहे हैं, मम्मी कमा रहे हैं, कोई भी कमा रहा है, अगर वहां से पैसा ना आए, क्या कोई बैकअप प्लान है? आवाज ही नहीं आ रही। तो फिर हमारे पास सिस्टम है, इसमें हम अच्छे से काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब कोई नहीं खड़ा हुआ दुनिया में, वेस्टीज अपने लोगों के लिए खड़ी हुई। सो एक जबरदस्त अप्लॉज में वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए, वेस्टीज के लिए चाहती हूँ। इसलिए वेस्टीज, क्योंकि मुझे पता है कल को कुछ और भी हो जाएगा, कहीं से एक्टिंग लाइन से पैसा आए ना आए, वो मेरा पैशन है, मैं उसको करती जाऊंगी, बट यहाँ से पैसा आना बंद नहीं होगा। और इसी के साथ साथ मेरा करियर भी चलता गया। बहुत सारी एड्स की हैं, आज इनमें से एक ऐड मैंने आयुष्मान खुराना के साथ की थी, टोयोटा की, टाटा टी की ऐड कर चुकी हूँ, वेदांता हॉस्पिटल, बहुत सारी एड्स कर चुकी हूँ। मैंने मेरा एक्टिंग कोर्स वेस्टीज के बाद एकता कपूर की एक्टिंग स्कूल मुंबई से किया, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज। मैं वो लड़की हूँ जिसकी शादी से पहले घर वाले 20 लाख कर्जे पे थे, और वो एक्टिंग कोर्स करने जिसने 3.5 लाख रुपया फीस सिर्फ 3 महीने के कोर्स की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज। जो उसका बचपन का सपना था उसको और अच्छा करने के लिए। और पंजाबी मूवीज की हैं मैंने 3 से 4, पंजाबी गाने किए हैं 4 से 5, सोनी टीवी, सब टीवी, अतरंगी चैनल, इनके लिए शोज में काम किया है। रिसेंटली मेरी एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी, पड़गे पंगे, जब मैं कनाडा में थी, दिखाऊंगी आपको वहाँ की फोटोज भी। तो ये तब रिलीज हुई थी, इसमें मैंने इनकी बहू का रोल किया था। और अपकमिंग जो मेरा प्रोजेक्ट है वो आ रही है पंजाबी वेब सीरीज। और वेस्टीज की बदौलत आज क्या क्या हो पाया। कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फर्क इससे पड़ता है आप जाना कहाँ चाहते हैं। बड़े सपने देखिए, बड़ा सोचिए, अपने आप को विजुलाइज करिए। जहाँ पे आप अपने आप को कल को देखते हैं वहाँ पे अपने आप को विजुलाइज करिए। यूनिवर्स आपको हमेशा तथास्तु बोलेगा।
आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हो, बस लोगों की थोड़ी सी बातें सुनिए, बस लोगों की थोड़ी सी रिजेक्शन फेस करनी। वही लोग कल को आपके लिए तालियां मांगेंगे। वही जब आप बड़ी सी वीडियो डालोगे ना एक बड़े से ऑडिटोरियम की, जहां लोग आपके लिए तालियां लगा रहे हैं, तो वही आपका रिश्तेदार आपका स्टेटस अपने किसी फ्रेंड को दिखाएगा कि ये हमारी भतीजी है, ये मेरी भाई का बेटा है, ये मेरी भाई की बेटी है। वही लोग एक दिन आएंगे। और इंटरनेशनल ट्रिप मैंने जो लगाया कनाडा में, फैमिली प्रेशर डालती थी कि वेस्टीज मत करो, कनाडा आ जाओ। वो लोग डॉलर्स में कमा के इंडिया में आके पैसों में खर्चते हैं, और हम वेस्टीज में पैसों से कमा के डॉलर्स में वहाँ जाके खर्चते हैं। तो एक ही सपना लिया हुआ है कि जितना भी यूथ वहाँ पे है उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना है, जो हमारे परिवार के लोग वहाँ पे हैं, कि यहाँ पे ये लोग वेस्टीज की वजह से इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मैं कनाडा गई और जसदीप जी थाईलैंड गए वेस्टीज के ट्रिप पे, और ये इतनी हिम्मत वेस्टीज की वाइफ ही कर सकती है जो हस्बैंड को अकेले थाईलैंड ट्रिप में भेजती है। और वेस्टीज की तरफ से रिकग्नाइजेशन हुआ वुमेन्स डे पे। और बेस्ट मैनेजमेंट, अगेन मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे पास हम लोग बहुत लकी हैं जो खुद से पहले हमारा सोचते हैं, बेस्ट जगह पे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हैं, और बेस्ट अपलाइंस आपके साथ हैं। बस मन लगा के हमें क्या करना है, हमें काम करना है। वैसे ही मेरी अपलाइंस मेरे साथ हैं, शिवम सर और तरुण सर। एक बार अपनी अपलाइन टीम के लिए मैं कॉल चाहूंगी। और मेरी मम्मी आज मेरे साथ ही रहती हैं, और कभी कभी जब उनका मन करता है अपने मेरे भाई के पास जाती है, क्योंकि मैं नहीं जाने देती हूँ उनको। जब से मैंने मेरे पापा को खोया है, तो मुझे ये लगता है कि मुझे मेरी माँ को दुनिया की हर खुशी देनी है। चाहे मेरी मम्मी मुझे पैदा नहीं करना चाहती थी, पर मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना, और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की मेंटालिटी है, देखा देखी। शायद मेरी मम्मी जब पैदा हुई होगी उन्होंने भी अपने घर में यही फेस किया होगा, इसीलिए शायद जब मैं पैदा होने वाली थी उनको भी यही लगा। शायद किसी लड़की ने कोई एग्जाम्पल ही नहीं क्रिएट की कि लोग बोले कि भाई लड़कियों को जीने का हक है, देखो उसके घर में लड़की पैदा हुई, उसने कितना नाम रोशन कर दिया। यही तो होते हैं, यस और नो? सो मम्मी, दोनों मम्मियां हैं मेरी। ये एक मम्मी कनाडा में रहती है, एक मम्मी मेरे साथ रहती है। जब दोनों इंडिया में होती है तो दोनों इकट्ठे रहती हैं सहेलियों की तरह। और ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आने वाले टाइम पे वेस्टीज के अचीवमेंट्स या मेरी एक्टिंग लाइन की कोई भी अचीवमेंट्स होगी तो उसको देखने के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो। और मेरी तरफ से इतना ही, बस आप लोगों को जाते जाते कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी की, अपनी कहानी की जो डायरी पेन है ना, जो उसका पेन है ना, वो अपने हाथ में रखिए। स्पेशली फीमेल्स, ज़्यादातर जो हमारी लाइफ का पेन होता है ना, वो शादी से पहले पेरेंट्स के हाथ में होता है, जब भाई के हाथ में होता है, और जैसे ही शादी होती है ना, वो पेन बहुत एक लंबी सी पलटन आती है आपको लेने के लिए, और बड़े इज्जत मान से लाख खर्चा करके वो पेन उनके हाथ में दे दिया जाता है कि अब आप जो चाहे इनकी जिंदगी में लिख सकते हैं, आपको पूरा हक है। सो गर्ल्स, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप आज वेस्टीज में हो शादी से पहले, तो आप अपनी शादी से पहले इतने अच्छे से काम करिए, इतनी मेहनत करिए कि वो पेन आपकी शादी के वक्त आपके पापा आपके हाथ में ही पकड़ाए। जा बेटी, अपनी जिंदगी में जो लिखना चाहती है अपनी मर्जी से लिख, कोई तेरा पेन नहीं पकड़ेगा। और जो फीमेल शादी के बाद वेस्टीज में आई हैं उनको भी कहना चाहूंगी, कोई बात नहीं, अगर आपका पेन किसी और के हाथ में है, आप अभी भी अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। आपको वेस्टीज ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, आपको एक सपोर्ट करने वाली मैनेजमेंट है जो वुमेन के लिए बहुत कुछ कर रही है। सो अपना पेन इज्जत मान से आपको वापस मिल सकता है, बस थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा। सो तैयार है आप लोग? तैयार है अपने पेन को अपने हाथ में लेने के लिए? तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने प्यार से सुनने के लिए। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, উইশ ইউ ওয়েলথ, ভালো থাকবেন।